नमस्कार, प्रवीण कुमार वालिया मिस्ट्री एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, नया लेसन स्टार्ट करते हैं। रासायनिक बल गतिकी अकॉर्डिंग टू बोर्ड 4 नंबर का लेसन है। अंग्रेजी में कहते हैं इसको केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। बहुत बढ़िया लेसन है। कुछ सवाल भी इसके अंदर आते हैं। हर बार बोर्ड के अंदर 1-2 नंबर के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। रासायनिक बल गतिकी को पढ़ने से पहले रासायनिक बल गतिकी के बारे में जानना जरूरी है कि रासायनिक बल गतिकी क्या चीज है। तो सबसे पहले हम परिभाषा के बारे में बात करें। परिभाषा रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें अभिक्रिया का वेग व उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, तथा अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में भी बताया जाता है। यानी मुख्यतः रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा होगी जिसमें अभिक्रिया का वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया किस प्रकार होती है, इन सब के बारे में रासायनिक बल गतिकी के अंदर बताया जाता है। परिभाषा को पढ़ने के बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। सामान्यतः वेग के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार, वेग के आधार पर देखें तो अभिक्रियाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। वेग के आधार पर सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं, अति मंद वेग से होने वाली अभिक्रियाएं, यानी ऐसी अभिक्रियाएं होगी जिसके अंदर अभिक्रिया का वेग बहुत ही कम होगा, यानी वो अभिक्रिया कई दिनों में या कई वर्षों में संपन्न होती है। यानी अभिक्रिया को संपन्न होने में बहुत अधिक समय लग जाता है, तभी इस अभिक्रिया को अति मंद वेग से होने वाली अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल देखें तो आपने देखा होगा, लोहे पर जंग लगना, ऑयल पेंट का काला हो जाना, पुरानी पेंटिंग का काला पड़ जाना, यानी लोहे पे जंग लगना है, बहुत समय बाद लगता है। ऑयल पेंट अपने जो कलर करते हैं वो कुछ समय बाद काले रंग का, कुछ सालों बाद काले रंग का हो जाता है। जो पुरानी पेंटिंग्स है वो भी कुछ समय बाद आप देखोगे तो काली पड़ जाती है। पुरानी पेंटिंग्स को देखें तो पेंटिंग्स होती है उसमें लेड होता है, मुख्यतः लेड, जिसको हम लेड एसीटेट के रूप में लेते हैं।
लेड एसीटेट का फॉर्मूला ये होता है, ये पुरानी पेंटिंग्स में होता है। लेड एसीटेट के साथ वातावरण में उपस्थित H2S, लेड एसीटेट के साथ वातावरण में उपस्थित H2S, जिसको अपने हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं, ये क्रिया कर जाती है। जैसे ये क्रिया करती है, ये बीच में से बंद ब्रेक हो जाते हैं। Pb पे प्लस होता है, इस पे माइनस होता है। ये सिर्फ ट्रिक्स है जोड़ने के लिए, अलग करने के लिए। Pb प्लस, इस पे माइनस, तो एक बन जाएगा इसमें PbS, लेड सल्फाइड बन जाएगा। जो एसीटेट है CH3CO, ये H के साथ क्रिया कर जाएगा, क्योंकि H पे प्लस होता है, इस पे माइनस होता है, तो बन जाएगा अपना CH3COOH, लेड एसीटेट। संतुलित करने के लिए 2 लगा सकते हैं अभिक्रिया के आगे। तो जो लेड सल्फाइड बना है, जो पुरानी पेंटिंग्स है, इसमें यूं लेड एसीटेट होता है, वातावरण की H2S इसके साथ रिएक्शन कर जाती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिएक्शन करते ही ये पेंटिंग कुछ समय बाद काली पड़ जाती है। कई बार क्वेश्चन भी आता है कि पुरानी पेंटिंग्स होती है वो समय के साथ काली पड़ जाती है, क्यों? तो इसका आंसर ये रहेगा, क्योंकि वातावरण में जो उपस्थित है हाइड्रोजन सल्फाइड, ये लेड एसीटेट के साथ क्रिया कर जाती है, जिसकी वजह से जो पेंटिंग्स होती है वो काली पड़ जाती है। तो वेग के आधार पर पहली अभिक्रिया हुई अति मंद वेग से होने वाली अभिक्रियाएं। नंबर 2 पे लगाते हैं अति तीव्र वेग से, अति तीव्र वेग से होने वाली अभिक्रियाएं, यानी बहुत फास्ट अभिक्रिया, वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन होती है ये जिनको पूरा होने में बहुत ही कम समय लगता है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनको पूरा होने में बहुत ही कम समय लगता है, बहुत कम समय लगता है, वो अभिक्रियाएं अति मंद वेग से होने वाली अभिक्रियाएं होती है। जो लैब में, अपने जो लैब में टेस्ट करते हैं, जो लैब में अभिक्रियाएं करवाते हैं, वो बहुत ही फास्ट होती है और इसका रिजल्ट जल्दी आ जाता है। तभी हम यूं बोल सकते हैं कि ज्यादातर जो लैब में होने वाली अभिक्रियाएं हैं वो बहुत ही कम समय में संपन्न होती है। जैसा कि उदाहरण के तौर पे हम बोल सकते हैं कि जो आयनिक अभिक्रियाएं हैं, कौन सी अभिक्रियाएं? आयनिक अभिक्रियाएं जो होती है वो बहुत ही कम समय में हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम दे सकते हैं कि AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट में यदि NaCl डाला जाए, सिल्वर नाइट्रेट में यदि NaCl डाला जाए तो ये टूट जाता है यूं बीच में से, यूं बीच में से। Ag पे प्लस, NO3 पे माइनस, N पे प्लस, Cl पे माइनस, तो प्लस को माइनस से जोड़ दो तो बन जाएगा अपना, एक तो AgCl बन जाएगा और एक बन जाएगा NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। ये जो AgCl है इसका श्वेत अवक्षेप आता है। श्वेत अवक्षेप आपको तुरंत ही परखनली में देखने को मिलेगा। तभी हम बोल सकते हैं कि ये जो अभिक्रिया है वो बहुत ही कम समय में संपन्न होती है। तीसरी जो अभिक्रिया है वो मध्यम गति की अभिक्रिया है, यानी मध्यम वेग से होने वाली अभिक्रियाएं। मध्यम वेग से होने वाली अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिनको पूरा होने में कुछ मिनट या कुछ ही घंटों का समय लगता है, कुछ मिनट या कुछ ही घंटों का समय लगता है। ऐसी अभिक्रियाओं को मध्यम गति से होने वाली अभिक्रियाएं कहते हैं। तो तीसरी अभिक्रिया मध्यम गति से होने वाली अभिक्रियाएं, यानी इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती है, इन अभिक्रियाओं को पूरा होने में कुछ ही मिनट या कुछ ही घंटों का समय लगता है, वो होती है मध्यम गति से होने वाली अभिक्रियाएं,
जो हम इस केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बल गतिकी में अध्ययन करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं का ही अध्ययन करते हैं जो मंद गति से संपन्न होती है, यानी मध्यम गति से संपन्न होती है। मध्यम गति वाली अभिक्रियाओं का ही हम वेग निर्धारित कर सकते हैं। जैसे बात करें हम H2 प्लस Cl2, दोनों आपस में क्रिया करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो बना लेते हैं 2HCl। इसी प्रकार से N2 प्लस 3H2, नाइट्रोजन हाइड्रोजन की 3 तो मैंने संतुलित करने के लिए लगाया है, N2 प्लस H2 क्रिया करके ये बना देते हैं 2NH3। और भी उदाहरण है, PCl3 प्लस Cl2 बना देता है PCl5, N2 प्लस O2 से बन जाता है 2NO। इसी प्रकार से एक और दे सकते हैं उदाहरण, CH3CO C2H5, इसे बोलते हैं एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट का यदि हम जल अपघटन करा दें अम्लीय माध्यम में, एथिल एसीटेट का यदि जल अपघटन करा दें अम्लीय माध्यम में, तरीका H प्लस ये OH माइनस, ये यहां से तोड़ दो, ये माइनस तो ये प्लस, प्लस को माइनस से जोड़ दो, ये माइनस है तो बन जाएगा CH3COH, और ये प्लस है तो बन जाएगा यहां से C2H5OH। यानी ये जो अभिक्रियाएं हैं ये मध्यम गति से होने वाली अभिक्रियाएं हैं। तो हमने 3 टाइप से पढ़ा है, एक तो अति तीव्र वेग से होने वाली अभिक्रियाएं, और एक अति मंद वेग से होने वाली अभिक्रियाएं, और तीसरा पढ़ा है मध्यम गति से होने वाली अभिक्रियाएं। यानी रासायनिक बल गतिकी में इन्हीं अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं जो मध्यम गति से संपन्न होती है। तो सबसे पहले रासायनिक बल गतिकी को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं टॉपिक अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग, अंग्रेजी में कहूं तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, या इसे मैं बोल सकता हूं अभिक्रिया की दर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा समझ में आएगा अपने को तो आगे भी बड़ा आसान रहेगी इसमें याद करने में। थोड़ा सा ध्यान में रखना, टॉपिक को आराम से पढ़िएगा। अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया के वेग को पढ़ने से पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन ही अभिक्रिया का वेग कहलाता है। वेग कहलाता है। अभिक्रिया के वेग को R से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी लिखेंगे इसके आगे हमेशा प्लस और माइनस लगाएंगे। प्लस और माइनस का अर्थ है, बताऊंगा मैं आपको प्लस माइनस का अर्थ क्या है। अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय अंतराल, यानी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा समय अंतराल। इसको मैं और थोड़ा अलग करके लिखूं, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन है इसको डेल सी से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो समय अंतराल है इसको डेल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो प्लस माइनस का मैं अभी अर्थ बताता हूं आपको, मतलब क्या है।
देखिए, प्लस और माइनस का मतलब है कि जब अभिक्रिया शुरू होती है तो अभिकारक की सांद्रता ज्यादा होती है, अधिक होती है, लेकिन समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में कमी आती है। इसीलिए अभिकारक के आगे हमेशा माइनस का प्रयोग करते हैं। जबकि उत्पाद की सांद्रता प्रारंभ में शून्य होती है, इसीलिए उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है, तभी इसके आगे प्लस का प्रयोग करते हैं। तो अभिकारक और जो उत्पाद के लिए मैंने कहा तुम्हें, अभिकारक के लिए हमेशा माइनस का प्रयोग करेंगे और उत्पाद के लिए हमेशा प्लस का प्रयोग करेंगे। तो ये था अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया के वेग का सीधा सा मतलब एक ही है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। यदि इसके ग्राफ को रिप्रेजेंट करें हम, तो ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इस तरीके से। ध्यान से देखिएगा, अगर आपको समझिएगा। इस तरफ है सांद्रता यानी C, और इस तरफ है समय यानी T। ऊपर की ओर मैंने अभिकारक मान लिए, यहां मैंने कहा टॉप पे अभिकारक है जिसको रिएक्टेंट बोलता हूं R। अभिकारक की सांद्रता में समय के साथ कमी आती है, जबकि मैं नीचे की ओर यहां जीरो, सांद्रता जीरो है, तो यहां मैं उत्पाद मान लेता हूं P प्रोडक्ट। उत्पाद की सांद्रता में धीरे धीरे वृद्धि होती है। एक समय ऐसा आता है कि इनकी सांद्रताएं स्थिर हो जाती है। समय के साथ सांद्रताएं क्या होती है? स्थिर हो जाती है। जहां सांद्रताएं स्थिर होती है उसी को हम साम्यावस्था कहते हैं, साम्यावस्था कहते हैं। तो आपने देखा कि अभिकारक की सांद्रता में समय के साथ कमी आ रही है, जबकि उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ वृद्धि हो रही है। तो ये अभिक्रिया का वेग था। अभिक्रिया के वेग को पढ़ने के बाद हम अगला औसत वेग के बारे में अध्ययन करते हैं। अभिक्रिया के वेग को पढ़ने के बाद हम अगला टॉपिक लगाते हैं औसत वेग। औसत वेग का मतलब क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। औसत वेग, औसत वेग जिसको एवरेज भी बोलते हैं, एवरेज रेट कह सकते हैं, एवरेज रेट, औसत वेग। औसत वेग की परिभाषा देखिएगा। लघु समय अंतराल, लघु समय अंतराल डेल टी पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन डेल सी हो तो आर एवरेज, आर के बेट में ये लिखेंगे आर एवरेज इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी। आर एवरेज इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी। माना अभिक्रिया आर से पी चेंज होती है। माना कोई अभिक्रिया है, वो अभिकारक से प्रोडक्ट की ओर चेंज होती है। स्थिर आयतन पर एक मोल, स्थिर आयतन पर एक मोल
अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। माना मैंने स्थिर आयतन पर 1 मोल अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होते हैं तो T1 व T2 समय पर अभिकारक की सांद्रता R1 व R2 तथा उत्पाद की सांद्रता P1 व P2 है तो del T is equal to del T2 minus T1, del R is equal to minus del R2 minus R1, del P is equal to plus del P2 minus P1। del T सूक्ष्म अंतराल है, del R अभिकारक में परिवर्तन है और del P प्रोडक्ट में परिवर्तन है। प्लस माइनस का मैंने तुम्हें अर्थ बताया है कि प्लस माइनस का मतलब क्या है। इसको हम वेग के संदर्भ में याद R औसत वेग एवरेज वेग के संदर्भ में लिखी तो R एवरेज इज इक्वल टू माइनस del R2 minus R1 upon del T2 minus T1 is equal to plus del P2 minus P1 upon del T2 minus T1। तो R एवरेज इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूं मैं del R अपॉन del T, इसको लिख सकता हूं प्लस del P अपॉन del T। तो ये होता है R एवरेज। R एवरेज आ गया अपना माइनस del R अपॉन del T इज इक्वल टू प्लस del P अपॉन del T। यदि इसके ग्राफ को रिप्रेजेंट करें हम तो यूं कर सकते हैं ग्राफ को रिप्रेजेंट। ग्राफ में हम अभिकारक की सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ बनाएंगे। यदि इसके ग्राफों को देखा जाए तो कुछ यूं दिखता है आपको। इस कंडीशन में सांद्रता है, इस कंडीशन में समय है। जैसे मैंने कहा इस कंडीशन यहां टॉप पे मैंने अभिकारक मान लिया तो ग्राफ टॉप से नीचे गिरेगा तो आपको ग्राफ यूं दिखेगा अभिकारक का। ऊपर की ओर सांद्रता बढ़ रही है, रिएक्टेंट की ज्यादा है, नीचे की ओर सांद्रता क्या हो रही है, कम हो रही है। मैंने कहा यहां मैं एक लाइन लगाता हूं, मैंने कहा ये सांद्रता जो है वो R1 है। तो इस कंडीशन में ग्राफ को खींचूं तो समय क्या आ जाएगा T1, R1 के संदर्भ में T1। दूसरी लाइन को यहां मैं लगाऊं क्योंकि दूसरी सांद्रता मैंने डिफरेंस लेना है। तो ये हो जाएगी R2 और ये हो जाएगा T2। यानी ऊपर की ओर अभिकारक की सांद्रता ज्यादा है, नीचे की ओर अभिकारक की सांद्रता कम है। धीरे धीरे अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घट रही है। तो ये जो गैप दिख रहा है ये सूक्ष्म अंतराल है।
यानी R1 और R2 के बीच में सूक्ष्म अंतराल है, छोटा अंतराल है। इस सूक्ष्म अंतराल पर या लघु अंतराल पर जो ये वेग आ रहा है, ये जो वेग आ रहा है, इसको अपन R एवरेज कहते हैं, R औसत कहते हैं। तो ये जो ग्राफ था रिएक्टेंट के संदर्भ में था, इसीलिए मैं लिखता हूं माइनस डेल R2 माइनस R1 अपॉन डेल T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। एक वो माइनस का एक लॉजिक भी है कि यदि मैं इसको R1 माइनस R2 लिखता, R1 माइनस R2 लिखता, तो यहां माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे को R2 माइनस R1 चाहिए, R2 माइनस R1 चाहिए, इसीलिए मैंने माइनस यूज किया है। क्योंकि जितना अभिकारक टूटता है उतना ही उत्पाद बनता है, इसीलिए अभिक्रिया के वेग में अभिकारक और उत्पाद का जो वेग होता है वो बराबर होता है। इनके वेग को बराबर करने के लिए इसके आगे माइनस का प्रयोग किया जाता है। यदि यही ग्राफ प्रोडक्ट के संदर्भ में होता, इसी ग्राफ को मैं उत्पाद के संदर्भ में यूज करता, ये तो अभिकारक के संदर्भ में था, इसी को मैं उत्पाद के संदर्भ में यूज करूं तो उत्पाद, ये मान लो यहां उत्पाद है और सांद्रता शून्य है। स्टार्टिंग में सांद्रता शून्य होती है उत्पाद की। उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। समय के साथ क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। तो बढ़ोतरी होगी, तो मान लिया मैंने कहा इस कंडीशन के संदर्भ में इसको कह दिया मैंने P1, तो आ जाएगा T1। दूसरे ग्राफ को मैं एक और यूज कर लेता हूं, P1 P1 और ये आ जाएगा T1, P2 तो ये आ जाएगा T2। इसी ग्राफ को मैंने उत्पाद के संदर्भ में व्यक्त किया है, तो ये ग्राफ मैंने कहा P1, सॉरी ग्राफ को दोबारा देखिए। उत्पाद के संदर्भ में यदि ग्राफ यूज किया है मैंने, उत्पाद की सांद्रता प्रारंभ में 0, P1 के अकॉर्डिंग T1, P2 के अकॉर्डिंग T2। ये जो बीच में गैप आ रहा है, दिख रहा है आपको, लघु समय अंतराल, यही R एवरेज होता है, यही R एवरेज होता है। तो R एवरेज इज इक्वल टू, हम लिखेंगे प्रोडक्ट के संदर्भ में लिखा है तो मैं लिखूंगा प्लस डेल P2 माइनस P1 अपॉन डेल T2 माइनस T1, P2 माइनस P1 अपॉन डेल T2 माइनस T1। तो अभिकारक के संदर्भ में आपको इस प्रकार का ग्राफ दिखेगा, औसत वेग के संदर्भ में और उत्पाद के संदर्भ में। ये तो हो गया अभिकारक के संदर्भ में, और ये हो गया आपका उत्पाद के संदर्भ में ग्राफ हो गया। तो दोनों ग्राफों को आप R एवरेज में बना सकते हो। औसत वेग के बाद हम अगला टॉपिक इसके अंदर पढ़ते हैं, वेग से संबंधित तात्क्षणिक वेग। कौन सा वेग होगा? तात्क्षणिक वेग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। किसी सूक्ष्म अंतराल, किसी सूक्ष्म अंतराल dt पर
अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन डीसी हो तो तात्क्षणिक वेग इज इक्वल टू प्लस माइनस डीसी अपॉन dt। डी का जो उपयोग है वो सूक्ष्म अंतराल के लिए किया जाता है। तो हम जानते हैं कि आर एवरेज होता है प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी। यदि लघु समय अंतराल धीरे धीरे कम होता है तो औसत वेग तात्क्षणिक वेग में बदल जाता है। यानी लघु समय अंतराल धीरे धीरे कम होता है तो औसत वेग तात्क्षणिक वेग में बदल जाता है। कैसे बदल जाएगा? तो मैं लिखता हूं आर एवरेज प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी। ये जो आर एवरेज है, ये आर एवरेज ये यदि इसका सूक्ष्म अंतराल छोटा हो जाए, शून्य की ओर बढ़ना शुरू हो जाए, तो ये डेल सी अपॉन जो डेल टी है वो प्लस माइनस डीसी अपॉन dt में चेंज हो जाता है। तो ये होता है तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग का हम ग्राफ भी देख सकते हैं। तात्क्षणिक वेग के ग्राफ को दर्शाने के लिए सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ बनाते हैं। ये एक तरफ अपन ले ली सांद्रता c, एक तरफ हमने यूज कर दिया समय t। यदि सांद्रता और समय के बीच में हम ग्राफ बनाएं, जैसे मान लिया मैंने यहां का अभिकारक रिएक्टेंट R है, अभिकारक की सांद्रता में धीरे धीरे कमी आती है, समय के साथ यूं अभिकारक की सांद्रता में कमी आ रही है। इस पर मैं एक स्पर्श रेखा खींचता हूं। इस पर मैं क्या खींचता हूं? एक स्पर्श रेखा। जहां स्पर्श रेखा इस ग्राफ के कर्व को टच कर रही है उस पर मैं एक बिंदु लगाता हूं। इस बिंदु के कोरस्पॉन्डिंग ये लाइन खींचता हूं। ये जो लाइन शो कर रही है वो डीसी को और ये शो कर रही है डीटी को। तो इस बिंदु पर जो वेग होगा, इस बिंदु पर जो वेग होगा, पॉइंट पर, बिंदु पर, सूक्ष्म अंतराल पर जो वेग होगा, इसी को हम तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तात्क्षणिक वेग कहते हैं। प्लस यानी प्लस माइनस डीसी अपॉन डीटी, प्लस माइनस डीसी अपॉन डीटी। इस लाइन को यूं मिला भी सकते हैं तो ये हो जाएगा आपका थीटा, जिसको टेन थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टेन थीटा। तो इस पॉइंट पर जो वेग ज्ञात किया गया है वो होता है तात्क्षणिक वेग। क्या होता है? तात्क्षणिक वेग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सीधा सा मैं यूं बोलूं
कि हम कहते हैं कि हमें नौहर से दिल्ली जाना है, जो दूरी है वो 200 किलोमीटर है। कितनी है? 200 किलोमीटर है। और आपको पूछा जाए कि जो 200 किलोमीटर है कितने घंटे में आप जा सकते हो, तो आप कहेंगे कि हम 4 घंटे में 200 किलोमीटर दूरी तय कर सकते हैं। तो 4 घंटे में 200 किलोमीटर दूरी तय की है, तो ये एक प्रकार का औसत वेग है। लेकिन जब आप नौहर से दिल्ली गए तो आपको कॉल करके पापा ने पूछा कि आप इस समय कहाँ हो, तो आपने क्या किया, कार के मीटर को देखा और देखते ही बताया कि मैं इस समय इस रफ्तार से, यानी मान लिया कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से मैं गाड़ी चला रहा हूं। तो जो तुरंत जो देखा गया, इसी समय जो वेग देखा गया है वो तात्क्षणिक वेग होता है। और जो एवरेज है कि आप एवरेज कितने घंटे में जा सकते हो, तो वो होता है औसत वेग, यानी एट ए टाइम उसी समय जो वेग ज्ञात किया गया है वो तात्क्षणिक वेग होता है। तो इस प्रकार आपने देखा, वेग देखे और वेग के बाद आपने औसत वेग देखा, तात्क्षणिक वेग देखा। नेक्स्ट टॉपिक में इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ आगे इसके पार्ट्स भी हैं, वो पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।